business? कुछ लेडीज हैं जो स्पिनिंग जानती है पर लूम चलाना नहीं जानती, तो वो जब तक एक एंड प्रोडक्ट नहीं बनेगा वो बिकेगा कैसे? धागा तो बिकेगा नहीं, है ना? तो अच्छा सा शॉल वो बना पाए, उसके लिए हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। उनको हम ग्राफ्स पे चीजें सिखाते हैं, ग्राफ रीड करो, ग्राफ के बाद वो उस शॉल को बनाओ। तो जब इंटरनेशनली हम ट्रैवल करते हैं, एक तो उन लोगों ने कुछ भी ऐसा देखा नहीं होता है, तो उनके लिए एक बड़ा नया प्रोडक्ट होता है। और जब भी हम वहाँ जाते हैं तो एक तो अप्रिसिएशन बहुत मिलती है, प्लस कस्टमर्स ऑर्डर्स बहुत करते हैं इन शॉल्स पे। तो जब हम किसी नेशनल इवेंट पे जाते हैं तो उस टाइम ना जब अनाउंस होता है अंशुल हिमाचल प्रदेश, अंशुल नहीं सुनता है, अपना नाम आप भूल जाते हो। आपको दिखता है हिमाचल नेशनल लेवल पे पहुंच गया, या हिमाचल को आज एक नारी शक्ति अवार्ड मिल गया। हेलो एंड वेलकम बैक टू द ईयर शॉट पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट वर्षा कौल और आप सुन रहे हैं एक और एपिसोड ऑफ इट्स हर बिजनेस। आज के एपिसोड में हम आपको ले जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में, जहां हाथों से बुने हुए दागों के साथ साथ महिला सशक्तिकरण की एक कहानी भी बुनी जा रही है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी महिला की जिन्होंने हैंडलूम को सिर्फ एक कला नहीं बल्कि रोजगार और पहचान बना दिया। This is the story of Anshul Malhotra, textile artisan, handloom revivalist and नारी शक्ति पुरस्कार 2022 अवॉर्डी। अंशुल का सफर एक आर्टिजन फैमिली से शुरू हुआ। उनके पिता ओम प्रकाश मल्होत्रा खुद शिल्प गुरु अवार्ड 2012 से सम्मानित है। अंशुल, द ईयर शॉट पॉडकास्ट पर आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा जी, मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। अंशुल, मैं आपसे सबसे पहले ये सवाल पूछूंगी कि आप अपने बचपन के बारे में बताइए। मंडी के एक आर्टिजन फैमिली में बड़ा होना कैसा रहा आपके लिए? देखिए, मेरा बचपन जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरे फादर ने चरखे और तकली पे काम किया। मेरी जो दादी थी वो भी चरखे और तकली पे काम करते थे। हमारे हिमाचल में क्या होता है कि पहाड़ों में ऊन होती है और भेड़ बकरियां होती है, तो जो भेड़ों से ऊन निकाली जाती थी उससे तकली के माध्यम से धागा तैयार किया जाता था और चरखे पे उस धागे को बनाने के बाद हैंडलूम पे काम किया जाता था। तो बचपन में ये सब मैंने देखा था। पर मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे और उन्होंने जब जॉब करी ट्राइबल रीजन्स में जहाँ पहाड़ों में बर्फ पड़ रही थी, फिर उन्होंने देखा कि वहाँ की महिलाएं बहुत सुंदर डिजाइन बनाते हैं, खड्डी पे काम होता है, बट वो उसको बेच नहीं सकते या उनके डिजाइन बिक नहीं रहे क्योंकि डिजाइन इनोवेशंस नहीं हुई। तो पापा ने सोचा कि मैं गवर्नमेंट जॉब छोड़ के अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करता हूँ जिसमें हम लोग धागा भी बनाएंगे और शॉले भी बनाएंगे। पर पैसे नहीं थे, तो पहले आपको भी पता है कि पैसे का बड़ा अभाव होता था और सरकारी नौकरी छोड़ने वाले के पास नौकरी छोड़ने की बात करने पे घर वाले बोलते थे कि नौकरी नहीं छोड़नी है। तो पापा ने क्या किया, नौकरी करते करते 2 हैंडलूम्स ले ली और 2 चरखे ले लिए और उसमें पश्मीने का धागा काटा हाथ से और हाथ से ही उसकी एक शॉल तैयार करी। तो अभी शॉल वो तैयार हो ही रही थी तो किसी ने बोला कि ये हमें दे देना, तो वो शॉल खड्डी पे ही बुक हो गई और बिक गई। तो और कह दिया कि 2 हमें और बना दीजिएगा। तो उस चीज ने पापा को बड़ा प्रोत्साहन दिया कि कोई अच्छी चीज बनाएंगे तो वो बिकेगी। तो वैसे ही पापा ने डिसाइड किया कि मैं गवर्नमेंट जॉब छोड़ दूंगा और फैक्ट्री स्टार्ट करूंगा। तो हमने क्या किया, कार्डिंग यूनिट स्टार्ट किया और स्पिनिंग स्टार्ट किया। तब मेरा काम क्या होता था, मैं चाय पिलाती थी सबको। सारा काम देखते देखते ये सब होता था। फिर जैसे आपके मन में होता है ना जब आप छोटे होते हो कि आपने क्या बनना है, तो मुझे बनना था स्कूबा डाइवर। तो मैंने सोचा कि मैं स्कूबा डाइविंग करने कोस्टल रीजन में चली जाऊंगी और शार्क्स के ऊपर साइंटिस्ट बनूंगी या शार्क्स के साथ डाइव करूंगी या लोगों को शार्क के साथ डाइविंग सिखाऊंगी। तो स्कूबा डाइविंग का फिर जब मेरी 10th थी, मुझे आज भी याद है, तो पापा ने एक फैक्ट्री एक और स्टार्ट करी जिसमें हमारी खड्डियां लगी और हमारा धागा बनना शुरू हुआ। तो पापा के दोस्तों आए थे तो कहते आप 2 यूनिट क्यों लगा रहे हो, क्योंकि आपकी तो 2 बेटियां हैं। तो उस टाइम पापा ने कोई जवाब नहीं दिया। तब मेरे मन में आया कि लड़कियां नहीं संभालती फैक्ट्री। तो फिर मैंने सोचा कि यार स्कूबा डाइविंग को साइड पे करो, अब ये देखो कि क्या करके आप फैक्ट्री चला सकते हो या आप ये कारीगरी को आगे ले जा सकते हो। जब यूनिट ज्वाइन किया तो ये नोटिस किया कि
हमारे वहाँ ना वूल थोड़ी रफ क्वालिटी की थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको फाइन में करा जाए, ताकि सॉफ्ट शॉल्स बने। कारीगरी तो हमारी सुंदर है ही है। तो मैंने सबसे पहले देखा कि डिजाइन पार्ट पे काम किया जाए। तो मैंने डिजाइन्स नए बनाए, और पापा की गाइडेंस के अंदर सारा हम लोगों ने डिजाइन इनोवेशंस करी, नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट करी, जिसकी वजह से हमें मार्केट में बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला जी। फिर हमने दिल्ली में हमें एग्जीबिशन करने का मौका मिला, और वहीं एक कंपटीशन के बारे में पता लगा। इट वाज इंडियन जर्मन कंपटीशन। तो जर्मनी से कॉल, फिर हमने वो कंपटीशन विन किया, तो इंडियन गवर्नमेंट ने हमें, इंडिया और जर्मनी कोलैबोरेशन थी, तो वहां पे हमें हेम टेक्सटाइल्स के लिए भेजा, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेक्सटाइल फेयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके जो पिता है ओम प्रकाश मल्होत्रा जी, वो खुद एक शिल्प गुरु और ही है, तो उनका आपकी जर्नी पे क्या असर रहा? देखिए, पापा ने जब गवर्नमेंट जॉब करते करते ट्राइबल रीजन में लोगों को समझा कि जो महिलाएं हैं वो एजुकेटेड तो थी नहीं बहुत ज्यादा, तो वो फैक्ट्री में जाके काम नहीं कर सकती थी, या आप सोचो कि वो कहीं जाके किसी भी यूनिट में पढ़ाएं या कुछ भी करें, क्योंकि उनके घर में पशु बहुत होते थे जी। जैसे मैंने और आपने घर बंद किया, हम बाहर आके काम कर रहे हैं, पर जो ट्राइबल लेडीज हैं, जो पहाड़ों की महिलाएं हैं, वो सुबह से शाम तक कहीं पे भी काम करने नहीं जा सकती, क्योंकि उनके घर में गाय है जिसको 3 बार तो वो पानी देती हैं। इसी वजह से वो घर में बाइंड होती हैं जी। तो पापा ने उस टाइम सोचा था कि क्यों ना हम हैंडलूम्स ही इनके घर पे दे दें, ताकि काम हो जाए। तो पापा ने अब जब भी कोई काम किया, उसमें एक इंसान की सहूलियत समझी, और यही चीजें सोचते सोचते जो भी उन्होंने किया, या हमने कोविड टाइम में देखा, तो उन्होंने हमेशा ये देखा कि सबसे पहले एक इंसान है, उसके बाद सारी चीजें हैं। और उन्होंने लोगों की वो प्रॉब्लम्स देखी जो गांव में शायद ही कोई समझ पाया। तो उनका इम्पैक्ट मेरी लाइफ पे ये है कि उन्होंने मुझे ये सिखाया कि भाई, एक इंसान पहले है, बाकी सब बातें बाद में है। जो हिमाचल हैंडलूम को प्रिजर्व करने का काम जो है, वो आपके कोर में है। आपको लगता है कि धीरे-धीरे ये क्राफ्ट जो है, ये खत्म हो रहा है या खतरे में है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली। एक्चुअली इट इज नॉट अबाउट ओनली हिमाचल, इट इज अबाउट ऑल इंडिया। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया का नाम वर्ल्ड में कल्चर रिच कंट्री देखा जाता है, और इस कल्चर रिच कंट्री में एवरी स्टेट के पास एक अपनी आइडेंटिटी है। जैसे हिमाचल के पास हिमाचली शॉल्स हैं, कश्मीर के पास कश्मीरी शॉल्स हैं, या फुलकारी है। तो हर जगह ये क्राफ्ट डाइंग स्टेज पे क्यों आ रहा है, इसका रीजन है क्योंकि जो नए जनरेशन है, नए बच्चे हैं, वो इस काम को बहुत कम कर रहे हैं। पहले क्या होता था, मैं आपको बताती हूँ वर्षा जी। एक गांव में अगर 100 लोग रह रहे हैं, तो 100 लोग हैंडलूम जानते थे, और वो अपनी बेटी के लिए शॉल तैयार करते थे जो उनकी शादी में दी जाती थी। तो उसकी शादी में अगर 10 शॉल देनी है, तो वो उसके माँ बाप ही तैयार करते थे। पर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो 100 में से सिर्फ 50 लोग रह गए, और 50 से 30 रह गए। और अब ये सिनेरियो है कि अगर 100 लोग हैं, तो उसमें सिर्फ 10 ही वीवर्स हैं जो जानते हैं काम, और उसमें सिर्फ 5 ही कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि आज से कई जनरेशन में ये काम धीरे धीरे ऑन डिक्लाइन स्टेज पे हुआ। तो नए बच्चे इस काम को हाथ नहीं लगा रहे, क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस है। एक शॉल बनने में कई बार 10 दिन लग जाते हैं, महीना लग जाता है। तो नए बच्चे तो आपको पता है, मोबाइल की वजह से उनको हर चीज बहुत फास्ट चाहिए, तो वो कारीगिरी की तरफ थोड़ा सा उनका इंटरेस्ट कम है। आपने 200 से ज़्यादा अंडर प्रिविलेज्ड रूरल वुमेन को फ्री हैंडलूम वीविंग की ट्रेनिंग दी है। जब ये महिलाएँ पहली बार आपके पास आई, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? देखिए, सबसे पहले तो हमने, हमारे जो यूनिट है उसमें कोई भी लड़की काम सीखना चाहती है या कोई लड़का काम सीखना चाहता है, हम उनको फ्री ट्रेनिंग देते हैं, हमसे कोई चार्ज नहीं करते। यूजुअली जैसे अगर आपने कुछ सीखने कहीं जाना है, तो आपको एक फीस देनी पड़ती है। पर हमारे यूनिट में कोई भी आना चाहे, कोई भी बच्चा इंटर्नशिप्स के लिए आता है, या कोई भी लेडी चाहती है कि मैं सीखूं, उससे हम कोई चार्ज नहीं लेते। हम उनको हैंडलूम प्रोवाइड करते हैं, हम उनको मास्टर्स देते हैं कि भाई आप उनसे सीखो, और हम अपने वीवर्स के साथ उनको बिठा देते हैं, ताकि वो आराम से कोई काम सीख पाए, कि वीवर के साथ धागा कैसे बदलना है, ताना कैसे लगाना है, बाना कैसे लगाना है, वो सारा हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। वो चाहे 2 महीने सीखे, चाहे 3 महीने सीखे, चाहे 5 महीने, हम कोई चार्ज नहीं लेते। उसका ये फायदा हुआ कि हमारे यूनिट से बहुत लेडीज काम सीख के गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने गांव गांव में डिजाइन्स डिस्ट्रीब्यूट किए।
उससे क्या होता है कि जब आप नया डिजाइन देते हो तो नया डिजाइन जब वो वीव करते हैं उससे उनकी भी सेल बढ़ती है, और जब सेल बढ़ेगी तो ऑब्वियसली एक वुमेन एम्पावर होगी, है ना। फिर गवर्नमेंट के साथ बहुत प्रोजेक्ट्स किए कई जगह, जैसे 40 लेडीज का ग्रुप होगा, उनको मैं ट्रेनिंग देती हूँ हैंडलूम से। कोशिश करती हूँ कि हर बार नए डिजाइन दूं। कुछ लेडीज हैं जो स्पिनिंग जानती है पर लूम चलाना नहीं जानती, तो वो जब तक एक एंड प्रोडक्ट नहीं बनेगा वो बिकेगा कैसे, धागा तो बिकेगा नहीं, है ना। तो अच्छा सा शॉल वो बना पाए उसके लिए हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको हम ग्राफ्स पे चीजें सिखाते हैं कि ग्राफ रीड करो, ग्राफ के बाद वो उस शॉल को बनाओ। फिर उसमें शॉल में क्वालिटी बताते हैं कि कैसे क्वालिटी आप इंश्योर करो, उसकी एजेस अच्छे होने चाहिए, नीटनेस, कट नहीं होना चाहिए, डिफेक्ट नहीं होना चाहिए कि आप शॉल काट बना रहे हो और कट उसमें कट लग जाए तो वो एक डिफेक्टिव हो गया, है ना। उससे उनको कराते हैं। फिर उसको कलर स्कीम्स बताते हैं कि कलर स्कीम कौन सी अच्छी लगती है और कैसे किसी शॉल की कॉस्ट डाउन कर सकते हैं। मिनिमम डिजाइन पे भी आपकी शॉल बहुत अच्छी बनती है। फिर क्योंकि जैसे हम लोग इंटरनेशनली और नेशनली कलर स्कीम्स देखते हैं, तो वो कि अब क्या फोकास्ट होने हैं अगले साल में कलर्स, तो उसके ऊपर हम डिजाइन डेवलपमेंट्स करते हैं। वो उनको समझाते हैं कि कैसे आप कलर देखो, या आप कैसे किससे इंस्पिरेशन लो। कई बार आप साड़ी से इंस्पिरेशन ले सकते हो कि साड़ी में 2 कलर्स अच्छे लग रहे हैं, वही आप शॉल में बना लो, है ना। उससे कोई फर्क नहीं, बस अच्छा लगना चाहिए, सुंदर लगना चाहिए, उनको वो थोड़ा सा विजन किया जाता है। आप क्या कोई ऐसी कहानी बता सकती हैं जहाँ ट्रेनिंग के बाद किसी वुमेन की जिंदगी में एक रियल चेंज आया हो? हाँ, मैं बिल्कुल बता सकती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक हमारे एक आर्टिशन है, उसने काफी कम उम्र में शादी कर ली। तो आपको पता है घर वाले क्या बोलते हैं कि भाई अब अपने हिसाब से देखो। तो जब उस लेडी ने शादी कर ली और काफी इसको इश्यूज आए, तो वो एक आई हमारे कि मुझे कुछ सिखा दो, क्योंकि घर में देखिए मुश्किल तो होती है ना। तो उसके 2 बच्चे भी हैं। फिर उनको एक ये आता है कि भाई घर कैसे चलाएं, हस्बैंड भी कम उम्र का है। तो उसने कारीगरी सीखी और उसने पैसा अर्न करना शुरू किया, तो उससे उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी हुई और वो अपने बच्चों को भी अच्छे से पाल पा रही है। फिर एक लेडी थी हमारे एक प्रोजेक्ट में, उसके हस्बैंड पेड़ से गिर गए थे। तो वो बोलती कि मैंने कारीगरी सीखनी है। अब वो मास्टर है काम सीखने के बाद, तो वो उसी गांव में मास्टर बन के काम कर रही है। आपने 2200 से ज्यादा हैंडलूम डिजाइन क्रिएट किए हैं। इतनी क्रिएटिविटी का सोर्स क्या है? क्या आप नेचर, कल्चर या हिस्ट्री से इंस्पिरेशन लेती है? हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि जब हम डिजाइन्स डेवलप करते हैं तो हम लोग नेचर से सबसे पहले करते हैं। जैसे किनौरी शॉल्स के जो कलर्स होते हैं, अगर आप जो मैंने मफलर डाला है, इसमें 5 कलर्स होते हैं। जिसमें जो वाइट है वो स्नो को रिप्रेजेंट करता है या स्काई को रिप्रेजेंट करता है, ब्लू पानी को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन आपका वेजिटेशन को, जो 5 आपके एलिमेंट्स ऑफ लाइफ हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, रेड आपका फ्लावर्स को भी और फायर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हम जब उनको क्लब करके कलर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कुछ डिजाइन बन के आते हैं। कुछ नेचर से होता है, कुछ हम पुरानी बुक से एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, पुरानी बुक से डिजाइन्स। कुछ हम लोग बाकी स्टेट्स में कलर कॉम्बिनेशंस क्या यूज हो रहे हैं उसको स्टडी करते हैं। समटाइम्स हम जैसे किसी कंट्री के लिए कुछ बना रहे हैं, सपोज चाइना के लिए बना रहे हैं, वहां पे मोनोटोन्स चलते हैं, मीन्स 3 कलर्स, आपका ब्लू, ब्लैक, व्हाइट और ब्लैक, ये 3 या 4 कलर्स यही चलते हैं, या ग्रे। वहां पे अगर आप ऑरेंज बना के दे देंगे या रेड बनाएंगे तो वो नहीं सक्सेसफुल होगा। तो हम लोग रीजन कौन से ऑर्डर्स किसके लिए बना रहे हैं उस अकॉर्डिंग करते हैं। फिर सपोज हम अपने डोमेस्टिक कस्टमर्स के लिए बना रहे हैं, या अगर हिमाचल के लिए बना रहे हैं तो ब्राइट भी चलेगा, सोबर भी चलेगा। पर जब हम नेशनली आते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली के हिसाब से फिर हम थोड़े से सटल कलर्स बनाते हैं। तो ये जो सारी इंस्पिरेशन है, कई बार हमें किसी पॉटरी से मिल जाती है, कई बार किसी बुक से मिल जाती है, कई बार हम किसी म्यूजियम से देख लेते हैं, कई बार नेचर से तो मिलता ही है, और कई बार पुराने आर्ट वर्क्स को स्टडी करते हैं, कई बार किसी और कंट्री के डिजाइन्स देखते हैं, उससे जो कलर स्कीम्स आती हैं, फिर उसके बाद उनको हम डिजाइन्स को ग्राफ्स पे बनाते हैं। इंस्पिरेशन आपको कभी भी आ सकती है, जी किसी के हेयर क्लिप्स अच्छे लग जाते हैं तो वो कॉम्बिनेशन हम पिक्स कर लेते हैं कि भाई ये कलर्स आपस में बड़े अच्छे टीम अप हो रहे हैं। तो ये मतलब क्योंकि बिकॉज ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल टाइम में आपके डिजाइन कॉन्सेप्ट्स बहुत ओपन आउट होते हैं। तो और बाकी तो फिर एक्सपेरिमेंट, हिट एंड ट्रायल होता है।
अंशुला, आपने हिमाचल के शॉल्स और कैप्स को 11 कंट्रीज में एग्जीबिशन के थ्रू शोकेस किया है। इंटरनेशनल ऑडियंस का रिस्पॉन्स कैसा रहता है? हम लोगों ने जर्मनी में, स्लोवेनिया में, चाइना, मलेशिया, सिंगापुर, यहाँ सब एग्जिबिट किया। तो जैसे जर्मनी में तो हमारे क्योंकि शॉल जो होते हैं वो शीप वूल और याक वूल के होते हैं, एंड ये काफी गर्म भी होते हैं, डिजाइन भी बहुत सटल से होते हैं। तो और हैंडमेड होता है, सबसे बड़ी बात है। तो जब इंटरनेशनली हम ट्रैवल करते हैं, एक तो उन लोगों ने कुछ भी ऐसा देखा नहीं होता है, तो उनके लिए एक बड़ा नया प्रोडक्ट होता है। एंड बिकॉज वो प्योर वूल होता है, तो वहां पे तो जी वूल की नीड है, बिकॉज इतनी ठंड है, बर्फ है। तो यूरोपियन कंट्रीज में एक्चुअल वूल की बहुत ज्यादा नीड है। और जब भी हम वहां जाते हैं तो एक तो अप्रिसिएशन बहुत मिलती है, प्लस कस्टमर्स ऑर्डर्स बहुत करते हैं इन शॉल्स पे। तो मुझे लगता है जितनी भी कंट्रीज में हमने एग्जिबिट किया है, वहाँ लोग इस चीज को देख के, जब हम उनको वीडियोस दिखाते हैं कि ऐसे बन रहा है, या हम उनको लाइव डेमोस्ट्रेशंस देते हैं, तो वो बड़े इम्प्रेस होते हैं कि हाथ से कैसे ये कारीगरी बन रही है। और उनकी ऑर्डर्स हमारे रिपीटेड होते हैं जी। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि जितने भी हमारे इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं, वो हमें रेगुलर, चाहे होते ऑर्डर्स छोटे छोटे हैं, ये बहुत बड़े नहीं ऑर्डर्स होते, क्योंकि हैंडमेड है, टाइम लगता है बनने में। छोटे छोटे ऑर्डर्स होते हैं, पर हमारे कई कस्टमर्स आज से 10 साल पुराने भी हमसे शॉल्स लेते हैं। अंशुल, क्या आपको लगता है कि ग्लोबल रिकग्निशन लोकल आर्टिजन्स की कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है? बिल्कुल आपने ठीक बात बोली थी। जब शॉल्स कनाडा जाती हैं या यूएस जाती हैं, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि अम, देखिए, मैं ये मानती हूँ, जिस स्टेट में आप पैदा होते हैं या जिस मिट्टी में आप पैदा होते हैं ना, उस मिट्टी का एक ऋण होता है कि वो आपको पे बैक करना है। तो जब अच्छा लगता है कि इंडिया की शॉल किसी और कंट्री में गई, या एक जर्मन इंडियन शॉल को पसंद कर रहा है, या फिर वो कह रहे हैं नहीं, हिमाचली शॉल तो बड़ी सुंदर है, तो उसमें एक ये फैक्टर पीछे हट जाता है कि वो हमने बनाई है, एक फैक्टर आता है कि हिमाचल ने बनाई है। और जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो लगता है यार अच्छा, इंडिया की शॉल बाहर गई, तो उसमें अब अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। उसमें एक बड़ी अच्छी एक फीलिंग आती है कि यार हमें एक छोटा सा ऑर्डर फ्रांस से आया है। तो जब वीवर्स भी बनाते हैं, हम बहुत ध्यान देते हैं कि क्वालिटी एश्योर्ड रहे, वूल की क्वालिटी सॉफ्ट रहे, क्योंकि इंटरनेशनल में सॉफ्ट वूल ज्यादा चलती है जी। और उसकी कारीगरी भी बहुत अच्छी हो, क्योंकि मैंने एक चीज देखी है कि इंटरनेशनल बायर्स बड़े लॉयल होते हैं। अगर आप उनको एक अच्छा प्रोडक्ट देते हैं, तो उनके ऑर्डर्स एवरी ईयर रिपीटेड होते हैं। अंशुल, आपको 2022 में नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया। आप उस पल को डिस्क्राइब करना चाहेंगी? बिल्कुल, वो मोमेंट लाइफ का बहुत अच्छा मोमेंट था। मैं आपको बताती हूँ कि मोदी जी ने जब हमें बुलाया, तो 22 लेडीज जब रूम में थी, तो मोदी जी ने कहा कि आप अपना नाम बताएं और कौन से स्टेट से हैं। तो मैंने हिमाचली कैप पहनी थी और किन्नौरी जो मफलर था वो पहना था। तो सभी ने, एक लेडी ने बोला कि मैं हरियाणा से हूँ, मेरा नाम ये है और मैं ये काम कर रही हूँ। एक और ने बोला मैं ऐसा। जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा सर, मेरा नाम अंशुल मल्होत्रा है और मैं हिमाचल से हूँ। तो मोदी जी ने कहा पता है हमें, क्योंकि वो मेरी कैप थी। तो मुझे लगता है कि ये जो डिजाइन्स हैं, ये तो ना मैंने बनाए हैं, ये हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं। और जब पूर्वजों को ये रिकॉग्नाइजेशन मिलती है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक पर्सन को ऐसे बोलते हैं, हाँ हमें पता है आप हिमाचल से हो, वो हिमाचल से कैसे पता लगा? वो थी हमारी जो कैप थी, हिमाचली कैप, या जो हमारी शॉल है। तो वो रिकॉग्नाइजेशन, या जो बेसिक किसने किया था, वो किया था पूर्वजों ने। मैं तो जाके एक अवार्ड लेके आई हूँ, है ना, पर जो ये स्टार्ट किया या जो इसकी नींव रखी, वो रखी हमारे पूर्वजों ने, या जो मेरे फादर ने यूनिट स्टार्ट किया। तो जब हम किसी नेशनल इवेंट पे जाते हैं, तो उस टाइम ना जब अनाउंस होता है अंशुल हिमाचल प्रदेश, अंजुल नहीं सुनता है, अपना नाम आप भूल जाते हो, आपको दिखता है हिमाचल नेशनल लेवल पे पहुंच गया, या हिमाचल को आज एक नारी शक्ति अवार्ड मिल गया। मतलब ये मोमेंट ऐसा है कि इसमें आपसे ज्यादा आपकी स्टेट आपके साथ चल रही होती है, या आपकी कारीगरी, या इससे जुड़े हुए एक नहीं,
जितनी भी फैमिलीज हैं, जितने भी हिमाचल के लोग हैं, जो भी हिमाचल से रिलेट होता है, आज जरूरी नहीं है आज वो डॉक्टर हो सकता है, पर उसकी दादी तो शॉल बनाती थी ना, उसकी नानी पर नानी तो शॉल बनाती थी ना। तो ये अवार्ड एक का नहीं होता। तो जब मुझे अवार्ड मिला और जब राष्ट्रपति भवन में ये गूंजा कि अंशुल मल्होत्रा हिमाचल प्रदेश, तो वो मेरे लिए मोमेंट, जो हिमाचल का गर्व था, वो मुझे बड़ा फील हुआ कि मेरा जन्म हिमाचल में हुआ है और हिमाचल को एक अवार्ड आ रहा है। अ, आपकी जो पूरी जर्नी रही है, इसमें सबसे टफ या चैलेंजिंग क्या रहा आपका एज़ अ वुमेन एंटरप्रेन्योर और आर्टिज़न? सबसे चैलेंजिंग जो मुझे लगता है कि जब हम ट्राइबल रीजन में मैं काम करने जाती हूँ, तो वहाँ की रहने की कंडीशंस वो थोड़ी टफ है। जैसे अगर हम किन्नौर में सोचें तो कई बार तो ब्रेथलेसनेस हो जाती है या ठंड बहुत होती है। ट्राइबल रीजन्स में जाने पे आपको पता है कि खाने के भी थोड़ा सा भाव हो जाता है। मुझे मेन इश्यूज आते हैं जब मैं पहाड़ों पे जाती हूँ, तो मुझे ब्रीदिंग इश्यूज हो जाते हैं। वो हेल्थ फैक्टर्स की वजह से भी थोड़ा सा लगता है। बाकी चैलेंजेस ये हैं कि नई जनरेशन को इस फील्ड में लाना, हम लोग कोशिश करते हैं कि स्कूल्स में अ, वो दें कि भाई उनको वर्कशॉप्स कराएं या उनको ट्रेनिंग सेशंस दें या एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें, ताकि जो नए बच्चे हैं वो समझ पाएं कि वूल क्या है या हमारा आर्ट क्यों वर्ल्ड में इंडिया का नाम है, क्योंकि हमारा हेरिटेज बहुत रिच है या हमारा कल्चर बहुत रिच है। तो नए बच्चे इस काम में आए, वो मुझे लगता है कि वो अवेयरनेस देना एक चैलेंज है आज के टाइम में, कि बच्चों को अपने मोबाइल से हटा के आर्ट की तरफ लेके आना या उनको पहचान बताना। तो हम कोशिश करते हैं कि जब हम एग्जिबिट करते हैं तो वहाँ लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस करें, ताकि बच्चों को पता लगे कि ये बहुत स्लो प्रोसेस है, क्योंकि कल को इसके कस्टमर्स ही नहीं होंगे तो ये बिकेगा कहाँ, और इसी की वजह से भी कम हो गए। तो हम कोशिश करते हैं कि नई जनरेशन को इस फील्ड में अवेयरनेस दी जाए कि कल को, क्योंकि पोटेंशियल कस्टमर्स कल को यही नई जनरेशन है। अंशुल, कभी ऐसा मोमेंट आया जब आपको लगा कि रास्ता बहुत मुश्किल है और उन मोमेंट्स में आपको स्ट्रेंथ कैसे मिली? देखिए मुश्किलें तो बहुत आई, जैसे कोविड में आई, हुँ। और उससे पहले भी हमने कई बार फील किया कि होता क्या है कि हम बना रहे हैं याक वूल और शीप वूल की शॉल्स, पूरे साल प्रोडक्शन होती रहती है, 200 के करीब वीवर्स हैं जो साथ में जुड़े हुए हैं, तो प्रोडक्शन तो होती रहती है, बट विंटर्स कम है, सिर्फ 3 महीने की। तो कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक बहुत ज्यादा होता है, सेल्स कम होती हैं, मार्केटिंग इवेंट्स नहीं मिलते, तो और उस टाइम लगता है कि बस लोगों को वेजेस दिए जा रहे हैं, कारीगरों को वेजेस दिए जा रहे हैं, तो कई बार यूनिट चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही सेम चीज कोविड टाइम में हुई, आपने सुना होगा कि कोविड में काफी यूनिट्स बंद हुए। उसका रीजन था कि जो काम है ना वो फ्लो में चलता है, कि एक तरफ बन रहा है एक तरफ बिक रहा है, और वो बैलेंस होता रहता है। बट कई बार ऐसा होता है जैसे कोविड में हुआ कि आपका सिर्फ बन रहा है, बिक नहीं रहा है, तो उस टाइम जो यूनिट के फंड्स थे वो खत्म हो गए। उस टाइम बड़ी मुश्किलें फील हुई। और जैसे जनवरी के टाइम में कोविड आया था, और जनवरी टू नवंबर कोई काम नहीं था, कोई सेल नहीं थी। तो उस टाइम हमने, मतलब प्रोडक्शन हुए जा रही थी, भरे जा रहे थे शॉट्स, और कंपनी फंड्स नेगेटिव में चले गए, पर्सनल फंड्स हमने यूज किए कारीगरों को पैसे देने के लिए, क्योंकि जो शॉल बना के ला रहा है उसका उसको तो कारीगरी देनी है, तो वो हमें अपने पर्सनल अकाउंट से पैसे निकाल निकाल के देने पड़े। तो मेरे पापा ने बोला कि देखो, कट शॉर्ट मत करना किसी का, क्योंकि अगर कोई 10,000 कमा रहा है या 15,000 कमा रहा है, तो उससे उसका घर चल रहा है, वो अपने बच्चों की फीस दे रहा है, वो कोई घूम नहीं रहा है, वो अपने बच्चों की फीस दे रहा है, जो कारीगर है वो अपने बच्चों की फीस दे रहा है, दूध ला रहा है, वो बेसिक नीड्स है। या जैसे कंपनीज ने कर दिया कि हाँ जी आपकी सैलरी हाफ कर दी, हमारे नहीं हो सकती थी हाफ, क्योंकि ऑलरेडी ही कम है ना, तो कम का क्या हाफ करना। तो पापा ने उस टाइम बोला कि आप अपने पर्सनल फंड्स काट दो, अपने पर्सनल अकाउंट से पैसे देना शुरू करो। फिर उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि अगर सामान बन रहा है तो सामान तो आपके पास है ना, आपका एसेट ही चेंज हुआ कि आपके अकाउंट से पैसे खत्म हो गए, बट एसेट तो है ना, इन फॉर्म ऑफ शॉल्स तो रेडी है ना।
पर हमने सोचा कि 1 साल में हमें भी पता है कि एक लिमिट में शॉल बिकते हैं, तो ना कि बहुत प्रोडक्शन हो गई है और आपके पड़े हुए हैं और एकदम बिक जाएँगे, ऐसा नहीं होता। बट नवंबर आया और आप यकीन नहीं करेंगे, भगवान की ऐसी दया हुई कि हमें ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। पुराने कस्टमर्स, किसी के वहाँ फंक्शन है तो उन्होंने कहा 50 शॉल दे दो, किसी ने बोला 20 शॉल दे दो। ये मुझे नहीं पता उस टाइम कहाँ हुआ, और जितनी हमारी प्रोडक्शन थी, जितना हमने सामान बनाया था, वो बिकना शुरू हो गया और मार्च तक जितना हम बनाया था वो सब बिक गया जी। तो मुझे ये लगता है कि अ, भगवान ने हर रास्ता बनाया है। अगर एक शॉल बन रहा है तो उसमें किसने बनाया है वो भी लिखा है, किसके पास जाएगा वो भी लिखा है। बस हमें पेशेंस रखनी पड़ती है। कई बार मुश्किलें क्या हैं कि मार्केटिंग नहीं मिलती तो हमें एग्ज़िबिट करना पड़ता है, और उसमें सुबह हार्श वेदर में भी हम बैठे हुए हैं, ठंड है, या आप पूरा दिन इतने एग्ज़ॉस्ट हो चुके थे कि कई बार तो हम इतने होते हैं कि विदाउट संडे भी काम कर रहे होते हैं। क्योंकि मार्केटिंग भी इसकी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हाथ की शॉल पूरी एक्सप्लेन करनी पड़ती है। तो कई बार 2 महीने, 3 महीने हम लोग कंटीन्यूअस काम कर रहे होते हैं बिना संडे का गैप लिए। फिर एक बात और आती है कि कई बार हम सोचते हैं कि कुछ लोगों को कम कर दें, पर पापा कहते हैं कि तुम लोग तो पढ़ चुके हो, पर कारीगर के बच्चे पढ़ रहे हैं ना, क्यों कम करना किसी को? तो हम हमेशा ओपन रहते हैं कि कोई भी नया कारीगर भी हमारे साथ काम जुड़ना चाहता है, तो हम लोग उनको भी साथ लेके चलते हैं। तो भगवान की दया से हमने कभी भी किसी को भी मना नहीं किया। आज की जो यंग जनरेशन है, जो ट्रेडिशनल सेक्टर में काम करना चाहती है, लेकिन मॉडर्न करियर का प्रेशर है उन पे, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगी? देखिए, मैं सभी यंग बच्चों को ये बोलती हूँ कि आप जिस भी स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, आपकी स्टेट को पहले आप स्टडी करो। उसमें एक हैंडीक्राफ्ट या एक हैंडलूम प्रोडक्ट हाइलाइटेड है, जो आपके जनरेशन टू जनरेशन पहले वाले लोगों ने बनाया है। कुछ आर्ट वर्क्स बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग है या एक्सटेंड हो चुके हैं। अगर आप उनको रिवाइव करते हो तो हमारे इंडिया में कल्चर मिनिस्ट्री है, वो आपको रिकॉग्नाइज करेगी। तो मुझे लगता है कि आप भले ही सब कुछ कर रहे हो, बट अपने आर्ट और कल्चर को जरूर हाथ लगाओ। उसका रीजन है कि वर्ल्ड में ऐसे ही तो इंडिया का नाम कल्चर रिच कंट्री नहीं बोला गया, और सब यंग जनरेशन को ये पता होना चाहिए कि हर स्टेट में आर्ट भरा हुआ है। इधर आप उसको रिवाइव करो, इधर आप उससे काम करो, पर वो बहुत अच्छा रहेगा जी। और अगर आप इसको बिजनेस में बनाते हो तो वो मुझे लगता है कि हाईलाइट ही होगा। अंशुल, अगर आपको अपनी पूरी जर्नी एक लाइन में डिस्क्राइब करनी हो, तो वो क्या होगी? स्पेशली उन लड़कियों के लिए जो ये पॉडकास्ट सुन रही है। देखिए, मैं सभी गर्ल्स को बोलती हूँ कि अपने हाथ में एक हुनर ले लो। अगर आपके हाथ में हुनर होगा, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, तो वो अपने हाथ में एक हुनर ले लो, चाहे वो पेंटर्स हैं, चाहे वो सिंगर्स हैं, उसको प्लीज इतना पॉलिश कर दो कि आप उसको प्रोफेशन भी बना लो, और उससे आपको एक नेम, फेम सब कुछ मिलेगा जी। और दूसरी चीज मैं कहूंगी कि हार्डशिप जरूर करिए, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कीजिए, उससे आपको एक नया आइडिया आएगा, और जब आप नए आइडिया के साथ नया चीज करते हैं तो वो हाइट लेती ही है। अंशुल, इस पॉडकास्ट में हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू हर्षद जी, मुझे यहाँ बुला के बात करने के लिए और मेरी जर्नी को सुनने के लिए। अंशुल, आपकी कहानी हमें बताती है कि जब महिलाओं को स्किल, सपोर्ट और सम्मान मिलता है, तो वो सिर्फ अपनी नहीं, पूरी कम्युनिटी की ज़िंदगी बदल देती है। अगर आपको ये आज का एपिसोड पसंद आया, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और सुनते रहिए ईयरशॉट पॉडकास्ट ऐसी और कहानियों के लिए। It's her business.